नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय प्रवक्ता के पीजीटी टीजीटी बैच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एवरी ईयर अगर हम देखेंगे तो पीजीटी टीजीटी के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आता ही आता है। वो है वैदिक साहित्य। ऋग वैदिक काल में हम देखेंगे वैदिक साहित्य क्या क्या रोल है, कैसे करते हैं। अगर हम बात करें वैदिक काल को, तो दोस्तों वैदिक काल को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दोस्तों याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आते हैं उनमें यहाँ का एक बड़ा रोल होता है और ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। समझिएगा, ऋग वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। अगर हम बात करें लेटर वैदिक एज एंड ऋग वैदिक एज, अगर ऋग वैदिक एज का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1500 से 1000 बीसी और लेटर वैदिक एज का 1000 से 600 बीसी। अगर हम बात करें तो एक जनरल अगर आपको पॉइंट के रूप में समझना हो कि ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के बीच में परिवर्तन आया। देखिए 2 तरीका होता है, हम रट नहीं सकते, कितना रटेंगे आप। तो जाहिर सी बात है हमें कुछ अवधारणा क्रिएट करनी पड़ेगी और वहीं से, चूंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, अगर क्वालिफाई करते हैं एग्जाम तो शिक्षक बनेंगे, तो आप एक बच्चों में भी फ्यूचर में जब पढ़ाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक अवधारणा देनी पड़ेगी कि क्या हुआ। तो अगर हम एक जनरल वे में हम बताएं ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्यों कुछ चेंज हुए होंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर हम बात करें तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी समाज को इकोनॉमी प्रभावित करती है। जैसे अगर आप देखेंगे जब एग्रीकल्चर था, हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान एग्रीकल्चर का था, कृषि का था, तो क्या होता था, लोग एक साथ रहते थे, गांव में गांव डेवलप थे, खेती करते थे। लेकिन जैसे ही सर्विस आया तो सर्विस एक जगह तो मिलेगी नहीं, जाहिर सी बात है लोग दूर दूर जाएंगे, गांव का परिवार का भी खंडन होने लगा, छोटे छोटे परिवार दूर दूर रहने लगे। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी प्रभाव करता है। अगर हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच की बात करें तो अगर पॉइंट के रूप में देखें तो ऋग वैदिक काल की जो मेन इकोनॉमी थी दोस्तों, वो थी पशुपालन। अब यहीं से देखिए मैं एक जनरल बता रहा हूं कैसे पॉइंट निकालते हैं, बिना रटे भी हम कैसे सही तैयारी करें, फैक्ट को समझें। ऋग वैदिक काल का मेन इकोनॉमी क्या थी, पशुपालन। तो जाहिर सी बात है जब पशुपालन होगी तो इस काल के लोग क्या करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, घुमंतु होंगे, कबीलाई जीवन जिएंगे। अब राजा यहाँ क्या होगा, भूमि का मालिक तो हो नहीं सकता। यहाँ राजा क्या होगा, पशुओं, जिस राजा के पास जितनी ज्यादा पशु होगी उतना बड़ा धनवान माना जाएगा। यहां मतलब क्या था, राजा लैंडलॉर्ड नहीं था, राजा भूमि का मालिक नहीं था। देखिए पॉइंट बता रहे कैसे निकालते भाई, जब पशुपालन होगा तो जाहिर सी बात है जहां चारागाह होगा वहां लोग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या था, कबीलाई जीवन जिएंगे। जब कबीलाई जीवन जिएंगे तो राजा भूमि का मालिक नहीं होगा। इसका मतलब राजा का मेन काम क्या होगा, पशुओं के लिए युद्ध करना। देखिए कैसे पॉइंट निकालते हैं, पशुओं के लिए युद्ध करना। मैं एक शुरुआत है, एक मतलब वो बता रहा हूँ कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इतिहास बिना बोरिंग किए पॉइंट को भी अपने दिमाग में डाला जाए। राजा भूमि का मालिक था, नहीं होता था यहाँ पे ऋग वैदिक काल में। पशुओं के, इसका मेन काम क्या था, पशुओं के लिए युद्ध करना और अपने कबीले की क्या करना, रक्षा करना। पशुओं में गायों का महत्व था। अगर देखेंगे तो ऋग्वेद में ये आया, क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद में गोसु गवेषण, ये पॉइंट लिखते जाइएगा, गोसु गवेषण गम में, ये सब युद्ध के लिए प्रयोग हुए हैं। इसका मतलब कि गाय का महत्व था और पशुओं के लिए लोग युद्ध करते थे। ये सब वर्ड यूज हुए हैं किसके लिए, वार के लिए। याद रखिए पॉइंट लिख लीजिएगा, गोसु गवेषण गम में, ये सब युद्ध जो यूज हुए हैं ऋग्वेद में गाय के लिए यूज हुए हैं, अरे सॉरी युद्ध के लिए। मतलब इसका मतलब क्या था, गाय का काफी महत्व था। तो राजा का 2 काम हुआ, अपने कबीले की रक्षा करना और पशुओं के लिए युद्ध करना। अब इसका मतलब अगर हम वही उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो इकोनॉमी शिफ्ट हो जाती है। इकोनॉमी क्या हो जाती है, कृषि। जब कृषि होगा तो राजा क्या होगा, भूमि का मालिक होगा। जब राजा भूमि का मालिक होगा तो क्या करेगा, राजा बड़ा बड़ा यज्ञ करके भूमि को फैलाने की कोशिश करेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ देखिएगा बड़े बड़े यज्ञों की शुरुआत हो जाएगी। आप देखेंगे रासु यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ चालू हो जाएंगे। मतलब राजा अब क्या हो गया, भूमि का मालिक हो गया। अब राजा जब भूमि का मालिक होगा तो भूमि को बढ़ाने की कोशिश करेगा,
बड़े बड़े एरिया में लैंड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा नौकरशाही भी अब बढ़ेगी, प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने केवल एक पॉइंट अगर हमारे दिमाग में रहा, इकोनॉमिक कैसे शिफ्ट हुई, पूरी की पूरी चीजें बदल जाएंगी। अब राजा एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहेगा, अब राजा एक क्या होगा, अलग हो गया। और जाहिर सी बात है यहाँ कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे, जीवन में भी परिवर्तन आएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों कि मैं ये बताने का ये चाहता था आपको, मैं पूरा ऋग वैदिक काल अलग से बताऊंगा, उत्तर वैदिक काल बताऊंगा, समाज कैसे हुआ, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं एक जनरल बता रहा हूँ। जो इतिहास को लेके लोगों का भ्रम है कि हमें रटना पड़ेगा, बड़ा बोरिंग है, कैसे तैयारी होगी, कैसे 120 प्लस करेंगे, दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस अवधारणा को क्लियर करना है। अब एक पॉइंट आपको दिमाग में रखा कि ऋग वैदिक काल में मेन इकोनॉमी पशुपालन थी। अब इसी का यूज करेंगे तो यहाँ के पॉलिटिकल व्यवस्था को समझ सकते हैं, यहाँ के सोशल कंडीशन को समझ सकते हैं, इकोनॉमी को समझ सकते हैं। सेम जब उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं तो शिफ्टिंग फ्रॉम एनिमल रेयरिंग टू एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग पशुपालन से किस पे चला गया, एग्रीकल्चर पे चला गया। एग्रीकल्चर पे चला गया तो जाहिर सी बात है अब राजा भूमि का मालिक होगा तो बड़े बड़े यज्ञ करेगा। जाहिर सी बात है अब क्या होगा, राजा सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, नौकरशाही आएगी, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ की अपेक्षा बेहतर होगी। तो ये परिवर्तन आ गया। जब हम परिवर्तन के रूप में क्लास को पढ़ते हैं तो फैक्ट भी हमारे तैयार हो गए पूरे, और हम बोरिंग भी नहीं हुआ और अवधारणा भी बन गई। तो इस सीक्वेंस में हम इसको देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था, जब हमने बताया था कि इस क्लास की शुरुआत करेंगे, हमने बोला था कि किसी भी एंशिएंट इंडिया में जानने के दो सोर्स होते हैं। हमने आपको शुरू से कहा था कि किसी भी काल को जानने के दो सोर्स होते हैं, एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य, एक होता है आपका साहित्यिक साक्ष्य। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य से ज्यादा साहित्यिक साक्ष्य माने रखते हैं। साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं जिसको कहते हैं वैदिक साहित्य। तो हम देखेंगे इसमें कि वैदिक साहित्य क्या है। देखिए मैं बताया कि अवधारणा, अब इस वैदिक साहित्य में उस परिवर्तन को हम खोजेंगे और फिर हम पढ़ेंगे पूरा वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तब आप फैक्ट याद करिएगा, यकीन मानिए एक भी फैक्ट कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा दिमाग में रहेगा। बस इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को हमें इस तरीके से पढ़ना है। पॉइंट क्लियर। अब आता है वैदिक काल को जानने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में सबसे पहले क्या आता है, ऋग्वेद, वेद आता है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद जो, चूंकि पूरा ऋग्वेद को जो गाता था, जो मंत्र ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था, उसको होत्री कहते थे। याद रखिएगा, होत्री। ऋग्वेद के मंत्रों को गाने वाले लोगों को होत्री कहा जाता था। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहते थे। यजुर्वेद को गाने वाले को अधर्यु, और अथर्ववेद को ब्रह्म। याद रखिए, पूछता है होत्री कौन है, उद्गाता कौन है, अधर्यु कौन है, ब्रह्म कौन है। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। ऋग्वेद के गाने वाले को होत्री, सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद को अधर्यु, अथर्ववेद को ब्रह्म। अब आता है, हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद से दोस्तों अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, पूरे ऋग वैदिक काल की जानकारी अगर हम देखें, ऋग वैदिक काल की जानकारी मतलब हम कहते हैं 1500 से लगभग 1000 BC के बीच में जानकारी जो मिलती है वो मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के द्वारा मतलब इस काल की समाज में राजनीतिक व्यवस्था टोटल, जैसे हम कहें ऋग्वेद, आपको अभी बताया कि ऋग्वेद में गोसु,
गवेषण, गम्य, ये किसके लिए यूज हुआ है? पशुओं के लिए, अरे युद्ध के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब क्या था? इससे हम अंदाजा क्या लगाते हैं कि यहाँ पे पशुओं का काफ़ी महत्व था और संपत्ति का आधार क्या होती थी? गाय होती थी। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय हैं उतना बड़ा रिच माना जाएगा। तो जाहिर सी बात, अब यहीं से पॉइंट निकालिए। तो इसका मतलब क्या था कि परिवार, बड़े बड़े परिवार होते होंगे। परिवार का मुखिया कौन था? पिता या बड़ा भाई होता था। पूरे कबीले का मुखिया होता था। तो कहने का मतलब क्या है कि हम इसके द्वारा इस काल के पूरे समाज की हमें जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद 1500 से 1000 10 मंडल हैं जिसमें, और इसकी जानकारी मिलती है वेद का। दूसरा है सामवेद। सामवेद में भारतीय संगीत से का भी माना जाता है, जुड़ा हुआ है। संगीत का भी जनक मानते हैं सामवेद को। सामवेद की काफ़ी मंत्रें ऋग्वेद का ही लिया गया है, इसमें नए बहुत कम हैं और ये संगीत से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद, याद रखिएगा पॉइंट में, यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और यह कर्मकांडी है। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और यह कर्मकांडी है यजुर्वेद। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अगर, और दूसरा याद कीजिएगा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जानकारी देते हैं लेटर वैदिक एज की। यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यह कर्मकांडी है। इसका मतलब क्या था कि अगर हम बात करें, इसको हम समझेंगे तो आगे क्या होगा, धीरे धीरे कर्मकांड बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी बढ़ेगी, ब्राह्मण वर्चस्वता बढ़ेगी, कई प्रकार की वो आएगा। याद रखिएगा, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और कर्मकांडी है। अथर्ववेद में जितने हम आगे का जो परिवर्तन, हमको जादू टोना, अंधविश्वास, लौकिक बातें, ये सब अथर्ववेद में मिलता है और अथर्ववेद को कहने वाले को ब्रह्म कहते हैं। तो वेद 4 हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन्हीं के आधार पे हम वैदिक साहित्य को पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अब देखिए, याद रखिएगा ये पूछता है, चूंकि पूरा एग्जाम हमारा फोकस क्या है, क्योंकि पीजीटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा, होत्री कौन है, उद्गाता कौन है, अधर्यु कौन है, ब्रह्म कौन है, ये इनको याद रखिएगा। और जो फैक्ट है, जो अब वैदिक, जब हम पॉलिटिकल और सोशल पढ़ाएंगे तो उसमें इनको और फैक्टों को बताएंगे। यहाँ मेरा पूरा फोकस है वैदिक साहित्य को। वेद हो गया, वेद के बाद आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो वेदों, ऐसे साहित्य जो वेदों की कर्मकांडी व्याख्या करते हैं, जो वेदों की कर्मकांडी व्याख्या करते हैं। रिचुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेद कॉल्ड ब्राह्मण। ऐसे साहित्य जो वेदों की कर्मकांडी व्याख्या करते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्राह्मण। अब इसमें क्या है, हर वेद के अपने ब्राह्मण हैं। जितने वेद हैं हर वेद के अपने ब्राह्मण हैं। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी। याद रखिए, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, दे देगा, पूछेगा किसका ब्राह्मण है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद का पंचविश, खडविश ब्राह्मण है। अगर हम बात करें यजुर्वेद का, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण। याद रखिए, किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का है, तैत्तिरीय और शतपथ, और सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण माना जाता है शतपथ ब्राह्मण। मतलब हमने बताया ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी, सामवेद का पंचविश खडविश, यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। और इसके बाद होता है अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। ये है, यहां याद रखिएगा पूछता है ऐतरेय कौशिकी, कभी दे देगा ऐतरेय या ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें से कौन है।
तो ऋग्वेद का ऐतरेय कौशिकी, सामवेद का पंचविश खडविश जैमिनी, यजुर्वेद का तैतरीय शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। ये हो गया ब्राह्मण, मतलब वेदों की जो कर्मकांडी व्याख्या करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं, और हर वेद का अपना ब्राह्मण है। अब ये भी किसकी जानकारी देगा दोस्तों? लेटर वैदिक एज। देखिए, हमें फैक्ट याद नहीं करना, हमें फैक्ट को क्या करना है, ऐसे सीक्वेंस में समझना। जैसा इसका मतलब आप समझे क्या, कि उत्तर वैदिक के शुरुआत में ही कर्मकांड का महत्व क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अब आप पढ़िएगा, देखिएगा, धर्म में परिवर्तन होगा, कर्मकांडी महत्व बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जब कर्मकांड बढ़ेगा, यज्ञ बढ़ेंगे, तो यज्ञों को महत्व दिया जाएगा इन ग्रंथों में। तो जाहिर सी बात है, ब्राह्मण सुप्रीमेसी भी बढ़ेगी। और ब्राह्मण क्या करेगा? राजा के लिए कई प्रकार के राज्याभिषेक करेगा, राजा को मतलब दैवी रूप देने के लिए यज्ञों को करेगा, जिससे राजा को दैवी शक्ति मिले। इसका मतलब क्या होगा? ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच क्या हो जाएगा? एक गठबंधन हो जाएगा कि तुम हमारे लिए यज्ञ करो, हम तुम्हें क्या देंगे? पैसा देंगे। इसका मतलब ये दोनों का इकोनॉमी पे क्या हो जाएगा? एक तरीके से बिना कुछ किए, विदाउट एनी प्रोडक्शन, इकोनॉमी पोर्शन पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब आप देखिएगा, जब हम पढ़ाएंगे वैदिक साहित्य, तो इनका कैसे यूज होगा ये समझिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि हम ये क्लास, जो ये हमारी क्लास चल रही है, केवल हम ये नहीं कि आपको फैक्ट दे रहे हैं, हम आपको एक शिक्षक भी बना रहे हैं कि कल जब आप पढ़ाइएगा तो आपको वो अवधारणा क्लियर हो कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सीक्वेंस बनाया जाता है, मतलब फैक्ट भी आए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, कि और कभी भी इतिहास बोरिंग ना लगे। जो लोग कहते हैं रात को पढ़ो सुबह सफाया, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी और फैक्ट अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो ब्राह्मण क्या हुए दोस्तों? वेदों की कर्मकांडी व्याख्या करते हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकी, सामवेद के पंचविश खडविश, यजुर्वेद का तैतरीय शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। अब देखिए, जब वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, तो जाहिर सी बात, अब समझिएगा खुद ही, जब सुप्रीमेसी बढ़ेगी तो कुछ लोग इसका विरोध भी करेंगे। तो विरोध क्या होता है? शुरुआत में जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं तो होता क्या है कि सामने बोलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, कहीं दूर जाके उसके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जी एक कॉन्सेप्ट के रूप में हम बता रहा हूं। तो वेद आया, वेद के बाद ब्राह्मण आया, इसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक, वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है ऐसे साहित्य जो जंगलों में लिखे गए, ऐसे साहित्य जो जंगलों में लिखे गए उसे कहा जाता है आरण्यक। मतलब ऐसे साहित्य जो जंगलों में जाके लिखना पड़ा, लिखे गए, मतलब, और इसमें क्या किया गया? कर्मकांड का एक तरीके से विरोध किया गया। तप, तार्किकता, इन चीजों की बात की गई, मतलब कर्म कांड का एक तरीके से यहाँ पे विरोध दिखाया गया, और इसको कहा गया आरण्यक। मतलब ऐसे साहित्य जो जंगलों में जाकर लिखे गए उसको कहा गया आरण्यक। पॉइंट क्लियर? तो जब ब्राह्मण सुप्रीमेसी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है इसके खिलाफ धीरे धीरे माहौल भी बनेगा। तो कुछ लोगों ने जो इसके खिलाफ और कर्मकांडों को महत्व को कम करके एक तरीके से कह सकते हैं कि तप का और अन्य चीज़ों पे, मतलब ब्रह्म के अस्तित्व पे बात करने लगे। जो पूजा पाठ कर्मकांड था, यज्ञ था, इसका विरोध करने लगे, मतलब इसके विरोध में एक मान बनाने लगे, तो उसको कहा गया आरण्यक। और इसी का जो चरम आया वो आया उपनिषद में। दोस्तों, उपनिषद क्या हुआ? ऐसे साहित्य जो वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, जो तार्किकता की बात करते हैं, जो एक कर्मकांड ब्राह्मण सुप्रीमेसी का विरोध करते हैं, उन साहित्य को क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। मतलब ऐसे साहित्य जो वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, जिसमें तार्किकता की बात की जाती है, कर्मकांडों का विरोध किया जाता है, उस साहित्य को कहा जाता है उपनिषद। याद रखिएगा, उपनिषद का कोई भी विरोध नहीं करता, लेकिन इसमें हर चीजें जो कही गई बातें हैं प्रमाणिक हैं।
तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये लास्ट का है, इसका मतलब 600 BC आते आते ब्राह्मण सुप्रीमेसी का लगातार विरोध होने लगेगा और एक नया मार्ग लाने की बात की जाएगी। और दोस्तों यहीं के बाद देखिए, किसी भी चीज़ की जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक उसको फुलफिल करने का कोई मतलब नहीं है। यहीं पे जब ये माहौल बनेगा तो जाहिर सी बात है समाज में भी आपको पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखिएगा, इन चारों की जानकारी कहाँ मिलती है? सबसे पहली बात तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की दैवीय उत्पत्ति की जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, हाथ से, जंघे से वैश्य, पैर से शूद्र है। तो ये धीरे धीरे जब आएंगे उत्तर वैदिक काल में, ये धीरे धीरे जाति व्यवस्था में कन्वर्ट होंगे। और आपको मैंने बताया कि जब क्या कहते हैं ब्राह्मण सुप्रीमेसी बढ़ेगी तो ब्राह्मण और क्षत्रिय एक हो जाएंगे। उत्पादन कौन कर रहा है? बेचारा वैश्य। मतलब इकोनॉमिक की स्थिति तो वैश्य की अच्छी है, लेकिन पॉलिटिकल राजनीतिक की स्थिति और क्या कहते हैं सामाजिक की स्थिति अच्छी नहीं है। तो क्या चाहेगा कि एक ऐसा धर्म आए जो हमें बराबरी का दर्जा दे। उपनिषद भी ब्राह्मण सुप्रीमेसी का यहाँ विरोध कर रहा है। और इसी के बाद एक दो नए धार्मिक आंदोलन शुरुआत होगी और पैदा होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्लियर? तो यहीं पे तो हमने बताया पूरे वैदिक काल की जानकारी जो हमें मिलती है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद, जिसमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है हमें। ऋग्वेद में अगर हम बात करेंगे तो पूरे ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति, इसमें आपको पता होना चाहिए कि हिमालय की चोटी मुजवंत की जानकारी मिलती है। इसमें सप्त सिंधु की 7 सहायक नदियों की जानकारी मिलती है। इसमें गंगा और यमुना का भी वर्णन किया गया है, लेकिन कम बार आए हैं। इसका मतलब ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ऋग्वेद देता है। ऋग्वेद के कबीलाई जीवन की जानकारी ऋग्वेद देता है। तो इस तरीके से ऋग्वैदिक काल की पूरी जानकारी ऋग्वेद देता है। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल की जानकारी आपका ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद देते हैं। पॉइंट क्लियर? तो ये आपका आता है पूरा वैदिक साहित्य, जिसका हम यूज करेंगे वैदिक काल को पढ़ने में कि वैदिक काल में कैसे हुआ। तो इसीलिए सबसे पहले हमने शुरू में भी बताया था कि जब भी हमें इतिहास, और याद किया क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कभी दे देगा कौशिकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, कभी देगा देखिए मैं इतनी बार फैक्ट आपको बोल दूंगा ड्यूरिंग जब हम क्लास के दौरान कि अगर आप क्यों सही तरीके से इसको देख लें तो वैदिक काल का कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। और इसी सीक्वेंस में इसको बताया जाएगा। अगले टॉपिक में हम आपको पूरे वैदिक काल को लेके बताएंगे।